उनको धीमा जहर देने की कोशिश की जाती रही है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत पिछले कई सालों में खराब होती रही है। अब क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। सवाल बहुत मौजूद हैं, सवाल बहुत बड़े हैं। अपने सहयोगियों से मैं कहूंगा कि हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल को फोन लगाया जाए। अब अविकल थपलियाल साहब पिछले 2 दशकों से लगातार उत्तराखंड और उसके पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में बहुत सक्रिय रहे हैं। अविकल हमारे साथ हैं। अविकल थपलियाल साहब, ये जो पूरी चर्चा है जो अभी तक यहां तक पहुंची है, अभी एक हमारी प्रबुद्ध दर्शका ने श्री आर्येंद्र शर्मा जी का नाम लिया, जिनको व्यक्तिगत तौर पे या राजनीतिक तौर पर मैं शायद उतने अच्छे से नहीं जानता या बिल्कुल नहीं जानता, मैं कहूं तो बेहतर होगा। भट्ट साहब ने कहा कि कई सारे ओएसडी और थे। सवाल उनके करीबी लोगों के ऊपर है, यानी सारे नाम सामने आने चाहिए। अविकल थपलियाल साहब, नाम कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए भट्ट साहब को। और जो तिवारी जी जब 2002 में मुख्यमंत्री बन के यहाँ पे आए थे और जिस कोठी में वो पहुंचे थे, तो उस समय मैं भी वहां पे था। हाँ। उनके परिवार के बड़े भाई साहब थे और उनके एक आध भतीजे थे। हाँ। और बाकी कुछ जो बाद में ओएसडी बने वो करीबी लोग आए थे। हाँ। उनके बड़े भाई वापस लखनऊ चले गए और शायद भतीजे भी चले गए। तो तिवारी जी के आसपास का उनका देख रेख, खान पान, भोजन व्यवस्था, कपड़े वगैरह, फाइलिंग वगैरह सब उन करीबियों ने संभाल लिया था। ठीक है। उसमें एक थे कैलाश पंत उनके साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। ये कहने में कोई बुराई भी नहीं है, उनके बहुत निकटस्थ पुराने करीबी थे। उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। एक उनके साथ थे संजय जोशी जी और एक थे उनके साथ आर्यन शर्मा। तो ये लोग काफी अनुभवी और उनके बड़े विश्वास पात्र रहे। बाद में जब तिवारी जी हैदराबाद गए तो आर्यन शर्मा उनके साथ हैदराबाद गए और संजय जोशी उनके बतौर ओएसडी देहरादून में रह रहे थे। अच्छा। तो ये सारे जो लोग थे उनको करीब से जानते थे और उनके सारे कामों को अंजाम देते थे। अब इसमें किसने साजिश की, किसने साजिश नहीं की, ये एक जांच का विषय हो सकता है जी। ये हैदराबाद वाले जो कांड का मामला है, इस पर मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा जी प्लीज। कि वो अर्ध चेतन अवस्था में थे या वो थे, लोग पहुंचे, कैसे स्टिंग हो गया। उस कांड से कुछ दिन पहले एक महिला का फोन मेरे मोबाइल पर आता है दिल्ली से जी। उसका भी नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम था सीमा शर्मा जी। और सीमा शर्मा बार बार ये कह रही थी मुझसे कि मेरे पास क्लिपिंग्स है, मेरे पास वो फोटोग्राफ्स हैं और आप दिल्ली आ जाइए, मैं आपको वो सौंप देती हूँ। ठीक है। उस सीमा शर्मा ने मेरे जैसे 3-4 और पत्रकारों को देहरादून में फोन किया जी। अब सवाल उठता है कि सीमा शर्मा को इन लोगों का नंबर किसने दिया। जब मैंने उससे कहा कि हम दिल्ली नहीं आ सकते, आप लोग यहाँ आइए, यहाँ विधानसभा सत्र भी चल रहा था उस समय, हैदराबाद कांड के ठीक पहले की बात है। ठीक है। ठंड शुरू हो गई थी। तो उसने कहा मैं आती हूँ। हमने इंतजार करा, वो आई नहीं। उसके 48 घंटे के अंदर वो सारी क्लिपिंग टीवी में आ गई और उसके बाद जब मैंने सीमा शर्मा को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। हाँ। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में कुछ बड़ी शक्तियां शामिल थी। इसमें पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल थे कि उसके बाद सीमा शर्मा क्यों गायब हो गई। मुझे तो अभी भी शक है कि इस पूरे मामले की कोई एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है हैदराबाद में, ये भी एक जांच का विषय है। वो सीमा शर्मा कौन थी, उसको पीछे से कौन थे सहयोग कर रहे थे। और आज जो तिवारी जी ने जो अब जो ये स्टेटमेंट दिया है उनकी जानकारी में दिया गया है। उन्होंने एक एक उसके हरफ पढ़े, एक एक लाइन पढ़ी है। उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि इसमें साजिश हुई है जी। तो रशीद मसूद साहब जैसे कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई साजिश हुई है, लेकिन तिवारी जी तो कह रहे हैं ना। भवानी भट्ट तो उनके सिर्फ एक ओएसडी के तौर पर उन्होंने उसे जारी कर दिया। हाँ। उनके प्रवक्ता के तौर पे। हाँ। लेकिन जो तिवारी जी कह रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है और मुझे ये लगता है कि 18 अक्टूबर को तिवारी जी का जन्मदिन आने वाला है। हाँ। ऐसी उम्मीद लग रही है कि 18 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर वो एक बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं जी। इसका इंतजार करिए 18 अक्टूबर तक जी। भट्ट साहब, अविकल ने जितने आसानी से, मैं 2 बात जोड़ दूं। अविकल ने जिस प्रसंग को बहुत अच्छी जगह ले जाके खड़ा किया। हाँ। फिर भट्ट साहब से बात करें। हाँ। भट्ट साहब को भी समझने में आसानी होगी। कैलाश पंत और रहमान भाई 2 लोग तिवारी जी के साथ रहे। जब तिलक लेन में तिवारी जी रहते थे तो दिल्ली में, तो ये 2 लोग उनका कामकाज देखते थे। रहमान भाई वो थे जो हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ भी लंबे समय रहे। दोनों उनके भरोसे के। मैं एक प्रसंग बताता हूं, शायद भवानी भट्ट तब सक्रिय नहीं होंगे तिवारी जी के साथ। तिवारी जी झांसी चुनाव लड़ने गए।
एक महिला ने झांसी के उस समय के लोकसभा सदस्य राजेंद्र अग्निहोत्री को फोन करके कहा कि भाई हम तिवारी जी को निपटाना चाहते हैं, आपको लाभ हो जाएगा, हम झांसी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तिवारी जी का चेहरा खराब हो जाएगा। राजेंद्र अग्निहोत्री मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या मसला है, क्या इससे नफा नुकसान होगा। मैंने उनको सलाह दी कि ये चीजें ठीक नहीं, चुनाव की तरह होना चाहिए, जनता के बीच से फैसला आना चाहिए, ये सब नहीं। उसके बाद मैं गया तिवारी जी के पास, कैलाश पंत मिले। कैलाश पंत ने मुझसे कहा कि आप ये बात तिवारी जी को खुद बता दो। मैंने कहा तिवारी जी को मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। उन्होंने जाके तिवारी जी को बताया। जब मैं निकला तो तिवारी जी के कमरे से होता हुआ निकला, उनको प्रणाम करता हुआ, तो तिवारी जी बहुत भावुक अवस्था में थे। ये षड्यंत्र आज से नहीं है। सोचिए, जब झांसी चुनाव लड़ने गए थे तब भी कौन था जो चाहता था कि तिवारी जी का चेहरा खराब हो जाए? इसके लिए उस व्यक्ति से संपर्क किया गया। ये बड़ा सवाल है। और कैलाश पंत की मृत्यु को लेके भी सवाल तो उठते हैं ना। आज भी कुछ लोग कहते हैं सामान्य मृत्यु नहीं थी, कुछ कहते हैं सामान्य मृत्यु थी, कुछ कहते हैं संदिग्ध परिस्थितियां थी। बहुत सारे रहस्य हैं, इनको समझना पड़ेगा हमको। जी। और भट्ट साहब, जितनी आसानी से, जितने आराम से हमारे दर्शकों ने और अविकल थपलियाल ने अलग अलग वक्त में अलग अलग ओएसडीज के नाम लिए, वो नाम लेने में आपको बड़ा गुरेज हो रहा था। ये भी शंका पैदा करता है कि क्यों दुनिया को पता है और एक टेलीविजन चैनल पर जो प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, वहां पर आकर आप नाम नहीं लेना चाहते, क्यों? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी अग्रवाल साहब, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखिए, नाम न लेने वाली कोई बात नहीं, नाम तो आप सब ले ही चुके हैं। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट ये कर दूं, बड़ा सवाल तो ये है, शंका इस बात में पैदा होती है। मैं ले लूं। देखिए, जिस समय पर जो साजिश हुई, जिस समय पर जो तिवारी जी के खिलाफ षड्यंत्रों का जाल बुना गया, उस समय पर जो मेरी तरह तिवारी जी के करीब रहा होगा, उसकी निश्चित रूप में जिम्मेदारी है, वो चाहे हैदराबाद हो या उत्तराखंड हो या यूपी हो। कौन करीब था उस वक्त? भाई तो आपके श्रीमुख से पूछना चाह रहा हूं। हैदराबाद में आर एन शर्मा जी तिवारी जी के करीब रहे। देहरादून में तो कई सारे लोगों की सूची आपको जैसा कि अभी बताया गया, वो सभी लोग थे। हाँ। तो हैदराबाद से आने के बाद में यहाँ संजय जोशी जी तिवारी जी के साथ में थे पिछले करीब 1.5-2 साल से। तो मसला इस बात का है कि उस दौरान अगर गलती होती है, वही जिम्मेदार आदमी दोषी है निश्चित रूप में। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तो सीधे मैं स्वयं आपके पास पूरा मुद्दा भी है, आपके पास जहां पे लूप होल्स हैं वो भी आप बता रहे हैं, वो भी आपको पता है, सबको पता है, ऐसा आप कह रहे हैं। आपके पास अदालतें भी हैं, आपके पास नियम कायदे कानून भी हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने की बात यहां पर आप कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी सामने कहीं भागा नहीं है। तो भैया, अदालत जाने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं, तो मैंने ये कब कहा कि हम इस पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं या इस पर जांच की मांग करने से पीछे हट रहे हैं? ये तो मैंने नहीं कहा। अरे भाई, जांच की मांग करने की क्या जरूरत है? 50 रुपए का खर्चा है, अदालत में एक याचिका दायर हो जाती है, उसके बाद काम हो जाएगा, अगले को नोटिस होगा और अगले से पूछा जाएगा भाई अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? निश्चित रूप में इतना सा काम करने में दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, इस काम को करने में दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहला मसला अभी तिवारी जी का स्वास्थ्य है, वो ठीक हो रहा है और बहुत जल्दी तिवारी जी पूर्ण रूप से स्वस्थ। अगर तिवारी जी के स्वास्थ्य का मसला सबसे पहला था तो फिर आपने ये बात हमें क्यों बताई? समाचार प्लस को आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्यों दिया? ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए था। जब तिवारी जी पूरा स्वस्थ हो जाते तब ये मुद्दा उठाते तो बेहतर होता। नहीं, निश्चित रूप में यानी कहीं ना कहीं आपकी शंका पर सवाल उठते हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तिवारी जी ने 2 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी की। हाँ। उनके निर्देश पर जारी हुई और उसमें उन्होंने ये सारी बातें, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। देखिए, अगर आप उस प्रेस रिलीज को अगर पढ़ेंगे, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। मैंने जो बातें कही वो प्रेस रिलीज पर माननीय तिवारी जी के द्वारा डिक्टेट की गई बातें ही मैं कह रहा हूं। भवानी भट्ट जी, हमने पढ़ी प्रेस रिलीज, हमने पढ़ी। मैं दूसरा सवाल उठाता हूं। तिवारी जी के जीवन के 2 प्रसंग हैं। ये जो रोहित शेखर वाला मसला है, ये कोई नया प्रसंग नहीं, निर्णय अभी आया, लेकिन ये तो प्रसंग बहुत पुराना है। ठीक है जी। जो सबसे ज्यादा प्रसंग आया, जिसने सबसे ज्यादा डेंट किया तिवारी जी को, वो राजभवन का कांड था। राजभवन का कांड घटे हुए कितना समय बीत गया, एक चौकी में तहरीर भी नहीं दी गई। तो मैं आपको ये कितना नहीं सुनिए, एक से सुनिए ना भवानी भट्ट जी, कितना समय बीत गया सोचिए। क्या ये विषय नहीं चिंता का है? इस पर सवाल नहीं उठेंगे कि इतना बड़ा घटना घट गई,
गवर्नर पद छोड़ना पड़ा। पद छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, गवर्नर ही आती जाती है। जिस कारण से छोड़ना पड़ा वो कितना बड़ा कारण था, और उसकी जांच के लिए मांग नहीं हुई। अमिताभ जी देखिए, हैदराबाद में न मैं था न परिवार का कोई दूसरा सदस्य था। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जब तिवारी जी वहां से लौट के आए तो तिवारी जी स्वयं इस पोजीशन में नहीं थे कि वो स्वयं किसी बात का जवाब दे पाए या कुछ बोल सुन पाए। उनसे अगर कुछ पूछा जा रहा है, कभी कभी तो स्थिति ये थी, वो व्यक्ति जो स्वीडन की जब यात्रा की हो माननीय तिवारी जी ने, और स्वीडन में किस व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम तक बता देने वाली शख्सियत, वो सामने खड़ा है आदमी, वो पहचान नहीं पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन पर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्थिति में हम बिना उनकी बात को सुने, बिना उनकी राय जाने किस आधार पर एफआईआर लिखाते या तहरीर देते? जिस आधार पर आप अभी बात कर रहे हैं उसी आधार पर तो ये आधार तो आज आया ना। आज तिवारी जी इस चीज को स्वयं कह रहे हैं और इस चीज को मान रहे हैं। और चलिए अब आप मुझे बता दीजिए, अब आप न्यायालयिक प्रक्रिया में कब इन्वॉल्व होंगे? कल आप एफआईआर लिखाएंगे या अपना शंका पैदा करेंगे या अदालत में याचिका लगाएंगे, कब? नहीं, ये एक्चुअली ऐसा देखिए, सबसे पहले तो ये डॉक्टर से हमें क्लीन चिट मिल जाए, ये जल्दी उम्मीद है हमको मिलने की। हाँ। और उसके तुरंत बाद में स्वयं तिवारी जी इस बात को सबके सामने, देश के सामने रखेंगे। और जहां तक बात तहरीर करने की है, जो जिम्मेदार आदमी दोषी है उनको दंड दिलाने की प्रक्रिया से हम पीछे नहीं है। 18 अक्टूबर को इस प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाए, जैसा विकल कह रहे थे, जन्मदिन के दिन? नहीं, ये तो विकल जी की निजी राय भी हो सकती है, लेकिन 18 तारीख को उनका जन्मदिन है, ये सत्य है। और जन्मदिन पर अगर तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे तो निश्चित रूप में कहेंगे। जी विश्वास डाबर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक कि जिन 3-4 नामों का जिक्र हमारे भाई अविकल थपलियाल साहब ने किया, हमारे बड़े भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किया, जनता ने किया, इतनी आसानी से किया, 1 घंटे तक समाचार प्लस पर नंबर 1 चैनल पर बैठकर प्राइम टाइम में भट्ट साहब को दिक्कत क्या थी इन नामों का जिक्र करने की? मुझे अब तक ये समझ नहीं आया। ये तो भट्ट साहब भी बता सकते हैं इनको इन पे क्या दबाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमेशा दबाव की राजनीति रही है और दबाव में ही लोग काम करते हैं। और कभी भी कोई चीज स्पष्ट, जब भी ये जैसे ही कांड हुआ था हैदराबाद का, तो हमने बड़ी स्पष्ट मांग की थी इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हो, चाहे वो तिवारी जी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि राजभवन और राज्यपाल एक बहुत बड़े पद है, ये एक बहुत सम्मानित पद है। और वहां पे राजभवन में और राज्यपाल पे इस तरह की छीटाकशी होनी या इस तरह की बातें आनी अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसलिए हमने उस वक्त भी कहा था इसकी जांच होनी चाहिए और देश की बहुत सम्मानित पदों के पर जो लोग बैठे हैं, अगर उनका आचरण के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे आज प्रसन्नता है कि उनके ओएसडी साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इस पे जांच कराएंगे और जांच हो तो अच्छा है, पर मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं ये शफूगा ही ना हो पहले की तरह। कई बार भी हमने देखा है तिवारी जी ने कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है। चुनाव से पहले भी ऐसा लग रहा था कि तिवारी जी अपनी पार्टी बना लेंगे, अलग चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद वो फिर कांग्रेस के में 2-3 टिकट लेके कांग्रेस के साथ ही प्रचार करते हुए दिखे। तो इस तरह के दोबारा से इस तरह की कोई चीज ना आए सामने, इसलिए वी विल कीप आवर कमेंट्स रिजर्व जी, और हम देखेंगे आगे कि ये लोग क्या करते हैं। अगर जांच हो तो अच्छा होगा। नहीं डाबर भाई, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि वाकई में जब बात निकली है तो बहुत सोच समझ के निकली और निश्चित रूप में जांच वाली प्रक्रिया से हम कहीं पीछे नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए। तिवारी जी जब किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, मैं कहता हूं कि किसी भी राज्य के ऐसा है कि जांच होगी, जांच के लिए कोई कहेगा तभी तो जांच होगी। यही मैं सवाल आप कहते हैं कि हमने सफर किया है, आप सफर है, आपके ऊपर गलत आरोप लगाया गया, तो जांच के लिए तो आप भी मांग करेंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जांच होगी तो जो जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी। नहीं, लेकिन भट्ट साहब, विश्वास डाबर साहब जो बात कह रहे हैं, जो बात हम पिछले 1-1.5-1.25 घंटे से कह रहे हैं, सवाल तो वही है कि जब आप आरोपियों का नाम लेने में भी गुरेज कर रहे हैं, पता नहीं क्या हिचक है आपको। अविकल भाई सुनिए मेरी बात सुनिए पहले आप। भट्ट साहब आप जरा बात सुने पहले। भट्ट साहब, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इस देश में बातें कहना, मीडिया का अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, ये तमाम बातें बहुत पुरानी हैं, अनंत काल से चली आ रही हैं।
समाचार प्लस एक ऐसा मंच है जो खरी बात, सीधी बात, सच्ची बात कहता है और छाती ठोंक के कहता है। हमें ना डर है ना हमें किसी का खौफ है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप समाचार प्लस के नंबर 1 चैनल के प्राइम टाइम शो में 1 घंटे तक अविकल थपलियाल के और हमारी प्रबुद्ध दर्शक देहरादून से प्रीति शर्मा के कहने के पहले तक जो नाम सामने निकल कर आए, अब वो नाम लेने